वो चारों मेज के गिर्द बदरूहों की तरह बैठे हुए थे। चारों एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे बस चलने पर एक दूसरे की जान ले लेंगे। आशीष कुमार के दोनों हम मर्तबा थे, लेकिन तीसरा डीजी ऑपरेशन था जो उन सब पर भारी पड़ रहा था। डीजी ऑपरेशन आधे घंटे से तीनों की बकबक सुन रहा था और अब उसे बाकायदा फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, क्योंकि वो एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराकर खुद को बरी जिम्मा करार देने के अलावा और कोई बात नहीं कर रहे थे। बिलाखिर उसके सब्र का पैमाना छलक पड़ा। उसने मुक्का मेज पर मारकर उन्हें मुखातिब किया, डैम इट, क्योंकि तीनों इस तरह एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रहे थे जैसे उनके अलावा यहाँ कोई और मौजूद नहीं। आशीष कुमार चौंका। सर, डीजीओ ने अपना गुस्सा बमुश्किल जब्त करते हुए कहा, मेरा ख्याल है यहाँ आप तीनों के अलावा भी कोई और मौजूद है। तीनों ने बारी बारी माजरत की। सॉरी सर, डीजीओ ने करीबन चीखते हुए कहा, आप सीनियर लोग हैं और क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। हम यहाँ एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने या अपनी अपनी सफाई देने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, समझे आप। आशीष कुमार कम से कम डीजी ऑपरेशन की नाराजगी का खतरा मोल नहीं ले सकता था। बोला, सॉरी सर, सॉरी। डिप्टी डायरेक्टर माथुर ने कुछ कहना चाहा। सर, मेरी गुजारिशात प्लीज सुन लें। डीजी ऑपरेशन ने हाथ उठाते हुए कहा, नो, बहुत कुछ सुन लिया मैंने, अब आप लोग मेरी बात गौर से सुने। आशीष कुमार जेरे लब मुस्कुराया। माथुर को डांट पड़ने पर वो खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। डीजी ने अपना रुख आशीष कुमार की तरफ किया। मिस्टर आशीष कुमार, और माथुर की खामखा बत्ती सी बाहर आ गई। आशीष कुमार ने दिल ही दिल में माथुर को बड़ी सी गाली देकर बज़ाहिर डीजी को हमतन गोश होने का एहसास दिलाया। बोला, यस सर। डीजी ने इंटेलिजेंस की मखसूस इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं इस ऑपरेशन का मुकम्मल खातिमा चाहता हूँ, टोटल वॉश। भाटिया ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। बोला, तामील होगी सर। डीजी ने माथुर की तरफ उंगली से इशारा किया। इस मर्तबा ये कमान आप करेंगे मिस्टर माथुर। आशीष कुमार को यूं लगा जैसे ये उंगली सीधी उसके कलेजे में उतर गई हो। माथुर के लिए तो बिल्ली के भागों छीका टूटा। उसके लिए इस ऑपरेशन की कमान उतनी अहम नहीं थी जितनी ये बात कि डीजी ने उसे आशीष कुमार पर अहमियत दी है। माथुर अपनी जगह से ताजीमन उठ खड़ा हुआ। यस सर। आशीष कुमार ने कुछ इस अंदाज से कहा, माथुर साहब प्लीज अभी बैठिए। डीजी मुस्कुराए बगैर न रह सका। थोड़ी देर के बाद वो सब रुखसत हो रहे थे। ये टॉप सीक्रेट मीटिंग डीजी ने बुलाई थी जिसका मकसद हर उस निशान को मिटाना था जिसके जरिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उनके इस मंसूबे तक पहुंचे। वो लोग कोई ऐसा निशान बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे जहां से उनके श्रीलंका एयरलाइन का जहाज अपने बंदों के जरिए हाईजैक करवाने के सबूत मिल सके। माथुर वहीं से सीधा एयरपोर्ट गया था जहां एक खुसूसी परवाज खटमंडू जा रही थी और उसके लिए उसमें पहले से सीट रिजर्व करवाई जा चुकी थी। कर्नल हामिद के जहाज की लैंडिंग से बमुश्किल 1 घंटा पहले एयर इंडिया की ये फ्लाइट खटमंडू एयरपोर्ट पर उतरी थी। चूंकि ये शेड्यूल से हटकर थी इसलिए मकामी अमले को उसे हैंडल करने के लिए खासा तरद्दुद करना पड़ता। एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं था, यहाँ महदूद फ्लाइट ऑपरेशन होते थे। एटीसी को नेपाल के वजारत दिफा की तरफ से बमुश्किल 2 घंटे पहले ये इत्तला दी गई थी कि एक इंडियन डेलीगेशन खटमंडू आ रहा है। उन्हें हंगामी इंतजामात करने पड़े थे। वो तो खैरियत गुजरी कि फार ईस्ट की एक फ्लाइट किसी वजह से कैंसिल हो गई और उन्होंने एयर इंडिया को उसके खाते में डाल दिया, वरना इजाफी बंदोबस्त 2 घंटे में मुमकिन न थे। कर्नल हामिद मामूल की परवाज से आए थे। पाकिस्तानी एम्बेसी की एक कार उन्हें ले आई थी। इस कार की एम्बेसी से रवानगी, कर्नल हामिद का उसमें सवार होना और उसका मंजिल तक पहुंचना एक एक पल की मॉनिटरिंग रॉ कर रही थी। गुज़श्ता दिनों नेपाल से एक जहाज हाईजैक होने के बाद उन्होंने कमजोर नेपाली हुकूमत को ब्लैकमेल करके यहाँ ऐसे मुराद हासिल कर ली थी जिनके बाद उनका दंदनाते फिरना बाहर सूरत मुमकिन था। भारतीय हुकूमत ने श्रीलंकन एयरलाइन की फ्लाइट के हाईजैक होने की जिम्मेदारी भी नेपाली हुकूमत के खाते में डालकर उन्हें अच्छी खासी डांट पिलाई थी, जबकि नेपाल की वजारत दिफा ने हर तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि इस फ्लाइट के हाईजैक होने में न तो नेपाल की इंतजामिया की कोताही शामिल है और न ही उसमें दूर दूर तक ISI मुलव्विस है। भारत के मुतल्लिक वो खुलकर कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन ये बात वो जान गए थे कि जहाज के इगवा की जाली कार्रवाई भारतीय एजेंसी का ही कारनामा है। इस सिलसिले में नेपाली इंटेलिजेंस की तरफ से जो रिपोर्ट वजारत खारजा को दी गई थी उसे बाज नामालूम वजूहात की बिना पर दबा दिया गया। नेपालियों के लिए ये अमर बाइस से तशवीश था कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खटमंडू को महज अपनी अना के लिए मैदान जंग बना रखा है। वो यहाँ पाकिस्तानी सिफारतकारों और पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ सरगर्म अमल रहते थे और जब पानी सर से गुजरने लगता तो बादल नखास्ता पाकिस्तानी एजेंसी को भी जवाबी कार्रवाई करना पड़ती।
लेकिन आज तक पाकिस्तानियों की तरफ से न तो नेपाल के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की गई थी जिससे नेपाली हुकूमत उनके खिलाफ नोटिस ले। काठमांडू के स्टेशन कमांडर अशोक को ये इत्तला तो मिल गई थी कि इस्लामाबाद से कोई मेहमान पाकिस्तान एम्बेसी आया है, लेकिन वो कौन है, इस सवाल का जवाब उन्हें अभी नहीं मिला था। PIA की फ्लाइट से आने वाले उस मुसाफिर की शनाख्त एक आम मुसाफिर की हैसियत से ही की जा सकती थी, क्योंकि जो पैसेंजर लिस्ट जहां मौजूद थी उसमें किसी सिफारतकार का जिक्र नहीं था। अशोक कुमार ने सिगरेट का लंबा कश लेकर धुआं फजा में बखेरते हुए माथुर से कहा, बहुत चालाक लोग हैं। माथुर जो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचा था। माथुर यहाँ खुद ऑपरेशन क्लीन अप की निगरानी करने आया था। उसे अरसे के बाद आशीष कुमार के खिलाफ कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला था, जिसे वो जाया करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मकामी स्टेशन कमांडर रॉ अशोक की तरफ से वो पूरी तरह मुतमईन था। अशोक ने उन्हें हमेशा बेहतरीन रिजल्ट दिए थे और उसकी इत्तला यही थी कि नुमान के गायब होने के बाद से अब तक पाकिस्तानियों की तरफ से कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। लेकिन माथुर के लिए इस बयान पर यकीन करना मुमकिन नहीं था। वो गुज़श्ता 22 साल से पाकिस्तानी डेस्क से मुख्तलिफ हैसियतों में वाबस्ता रहा था और ये बात बखूबी जानता था कि ये लोग कहीं उधार रखने के कायल नहीं रहे। हालात खा कैसे ही क्यों न रहे हों, उनकी तरफ से जारहियत तो नहीं होती थी, लेकिन भारतीय जारहियत का वो भरपूर जवाब जरूर देते। इस अमल में ताखीर तो मुमकिन थी, लेकिन ये बात मुमकिन नहीं थी कि पाकिस्तानी अपने इंतहाई अहम इंटेलिजेंस ऑफिसर नुमान के साथ होने वाली इस ज्यादती और पाकिस्तानी मफादात पर होने वाले इस ओछे हमले का जवाब न दे। माथुर ने नादीदा खतरे का एहसास करते हुए कहा, जरूर ये लोग एक्टिव होंगे अशोक। अशोक ने मुख्तसर जवाब दिया, ऑब्वियसली सर। वो नहीं चाहता था कि माथुर से बहस का दरवाजा खोले, क्योंकि माथुर उसका पर्सनल बॉस भी था और आजकल उसकी फाइल भी माथुर ही के मेज पर पड़ी थी। थोड़ी देर बाद ही दोनों काठमांडू एयरपोर्ट के मुसाफिरों की आमद वाले लाउंज में लगे सिक्योरिटी कैमरे से ली गई फिल्म देख रहे थे, जो नेपाल और भारत के दरमियान सिफारती गुंडागर्दी के जरिए तय पाने वाले माहिदे के तहत नेपाल इंतजामिया ने उन्हें फराहम की थी। ये PIA की फ्लाइट से आने वाले मुसाफिरों की फिल्म थी। इस फ्लाइट से 38 पाकिस्तानी काठमांडू आए थे, जबकि गैर मुल्कियों की तादाद उनसे ज्यादा थी। गो के कैमरे ने तमाम मुसाफिरों की आमद को रिकॉर्ड किया था, लेकिन उनमें से पाकिस्तानियों और गैर पाकिस्तानियों की अलग अलग शनाख्त मुमकिन नहीं थी। उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि ये फिल्म अपने हेडक्वार्टर भेजकर वहां से रिपोर्ट हासिल करते। उसमें भी 3-4 दिन जरूर लग जाते। सिर्फ एक उम्मीद थी कि माथुर तवील अरसे से पाकिस्तानी डेस्क से वाबस्ता होने की वजह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बेशतर मेंबर्स को शनाख्त कर सकता था। माथुर ने अब तक 10-12 मरतबा फिल्म चलते चलते रोककर बाज मुसाफिरों की तस्वीर नुमाया करके भी देखी थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। बिलाखिर उसने फिल्म रोक दी। बोला, ठीक है, दे दो, उसने अशोक से कहा और अशोक ने वो फिल्म शुक्रिया के साथ नेपाली सिक्योरिटी के उस अफसर को दे दी जो उनकी दरखास्त पर यह दिखाने के लिए लाया था। फिल्म नेपाली सिक्योरिटी ऑफिस में महफूज हो गई। थोड़ी देर के बाद वो माथुर से ब्रीफिंग ले रहा था। उसने माथुर को यहाँ मौजूद अपने अहम एजेंटों और उनके काम की नौयत से तफसीलन आगाह कर दिया था और अब अगले अहकामात का मुंतजिर था। माथुर ने कुछ देर खामोश रहने के बाद पूछा, ये शाहिद मियाँ वाली ट्रैवल एजेंसी में होती है ना समंथा? अशोक चौंका, यस सर। माथुर ने हिदायत की, ट्रैवल एजेंसी तब्दील कर लो। अशोक ने अपनी दानिश में उसे बड़ी अहम इत्तला देते हुए कहा, लेकिन सर पाकिस्तानी एम्बेसी वाले उसी से टिकटें बनवाते हैं। माथुर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब नहीं बनवाएंगे। बड़े स्मार्ट लोग हैं, उन्हें अब तक इल्म हो गया होगा कि तुम लोग कहाँ कहाँ दस्तरस रखते हो। अशोक बोला, यस सर। उसके लिए किसी बात का ना में जवाब देना मुमकिन नहीं था। हालांकि वो समंथा से अलग होना पसंद नहीं करता था। समंथा ऐसी लड़की थी कि उसे जिंदगी में दोबारा न जाने कब मिलती। माथुर ने कुछ सोचते हुए कहा, और हाँ, उन दोनों को खत्म कर दो। उसके आखिरी फिक्रे ने अशोक के आसाब पर बम फेंक दिया। वो वजाहत तलब नजरों से माथुर की तरफ देख रहा था। माथुर ने अल्फाज चबाते हुए अशोक की तरफ देखा। बोला, समंथा और शाहिद मियाँ दोनों को मैं कोई क्लू नहीं छोड़ना चाहता उन लोगों के लिए। अशोक ने कंधे उचकाते हुए दरअसल खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। बोला, राइट सर। माथुर बोला, मुझे इल्म है उस लड़की ने बहुत काम किया है हमारे लिए, बट आई एम सॉरी, तुम तो जानते हो इट्स डैम बिजनेस। ये बड़ा खतरनाक खेल है मिस्टर अशोक। माथुर किसी हद तक अशोक की अंदरूनी कैफियत को समझ रहा था। अशोक ने पेशावराना अंदाज अपनाया। बोला, रिजल्ट कब चाहिए सर? वो इस मरहले पर किसी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं करना चाहता था। माथुर ने फैसला कुन लहजे में उसकी तरफ देख कर कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो, कल रात से पहले मार डालो उन दोनों को। मैं सुबह में फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ।
मेरी वापसी के बाद तुम जॉब खत्म कर लेना। अशोक अब नॉर्मल हो गया, बोला यस सर। माथुर खड़ा हो गया, बोला मैं चलता हूं। और थोड़ी देर के बाद वो इंडियन एम्बेसी की तरफ जा रहा था। समंथा मामूल के मुताबिक अपने फ्लैट पर थकी हारी पहुंची। उसे हमेशा देर हो जाती थी, कभी काम की ज्यादती की वजह से और कभी अपनी सोशल मसरूफियात की वजह से। जिस बिल्डिंग में वो रहती थी, यहाँ के मकीनों को कभी इस बात से गरज नहीं रही थी कि वो कब आती है और कब जाती है। यहाँ ज्यादातर मुलाजिमत पेशा लोग रहते थे जो अपने अपने मसाइल में बुरी तरह फंसे हुए थे और एक दूसरे के मुतल्लिक कुछ जानने की मोहलत ही उन्हें कहाँ मिलती थी। टैक्सी वाले ने उसे बिल्डिंग के सामने उतार दिया था और अब वो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। जब से श्रीलंका एयरलाइन हाईजैक हुई थी, गो के समंथा से किसी ने कुछ दरियाफ्त नहीं किया था, लेकिन एक बेनाम सा खौफ मुस्तकिल उसके दिमाग पर डेरे जमा चुका था। वो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी थी। 5 साल से वो रॉ के लिए काम कर रही थी और उसे अच्छी तरह इस बात की समझ आ गई थी कि पाकिस्तानी सिफारतकार के लिए रॉ ने बतौर खास उसके जरिए इस हाईजैक होने वाली फ्लाइट का टिकट क्यों बनवाया था। अभी तक पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने उससे कुछ नहीं पूछा था। सिर्फ पहले दिन नेपाली इंटेलिजेंस के कुछ लोग उनके ऑफिस आकर उनका रिकॉर्ड चेक कर गए थे। उन्होंने नुमान के टिकट से मुतल्लिक तमाम इत्तलात महफूज कर ली थी और समंथा पर कोई शक जाहिर नहीं किया था। शाहिद मियाँ से तो उन्होंने कुछ खास सवालात भी नहीं किए थे, सिर्फ मामूल की बातें दरियाफ्त की थी कि वो कितने अरसे से पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों के लिए ट्रैवल एजेंट की खिदमत अंजाम दे रहा है। उन्हें इस बात का तो पहले से ही इल्म था कि खटमंडू के ज्यादातर गैर मुल्की सिफारत खाने शाहिद मियाँ ही के गाहक हैं। उनके पाए कि यहाँ बमुश्किल 2-3 और ट्रैवल एजेंट थे, बाकी तो सब ट्रैवल एजेंसियों वाले मुख्तलिफ एयरलाइनों के सब एजेंट के तौर पर ही काम कर रहे थे। नेपाली इंटेलिजेंस वाले चले गए, लेकिन समंथा मुतमईन नहीं थी। उसे बार बार कोई नादीदा ताकत इस बात का एहसास दिला रही थी कि वो एजेंसियों की चेक लिस्ट पर मौजूद है। गुज़श्ता 2 दिनों से उसे कभी कभी अचानक यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका ताक़ुब कर रहा हो। उसने अपने तौर पर ताक़ुब करने वाले को देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया था। कभी कभी उसे खुद पर गुस्सा भी आता, लेकिन फिर वो खुद ही ये सोचकर मुतमईन होने की कोशिश करती कि ये उसका वहम भी हो सकता है। जहाज हाईजैक होने के बाद उसे आज तक हैरत अंगेज तौर पर अशोक ने राब्ता नहीं किया था। उसने गुज़श्ता 4-5 रोज से उसे फोन करने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। हालांकि अब समंथा उसकी जिस्मानी जरूरत बनती जा रही थी। दोनों उमूमन वीकेंड इकट्ठे ही गुजारते। समंथा ने खुद कभी उससे फोन पर राब्ता करने की जरूरत महसूस नहीं की थी, गो कि उसके पास अशोक के राब्ता नंबर मौजूद थे। लेकिन जहाज हाईजैक होने के बाद से तो उसने बतौर खास ये एहतियात की थी कि किसी भी दोस्त को खुद फोन न करे। बिजनेस कॉल उसकी मजबूरी और नौकरी का हिस्सा था, इसलिए वो अलग नहीं रह सकती थी। आज भी जब वो टैक्सी में अपने ऑफिस से इस तरफ आ रही थी तो उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसकी टैक्सी के आगे पीछे चलती कारों में से किसी एक कार के जरिए उस पर नजर रखी जा रही है। उसने एहतियातन बिल्डिंग से करीबन 1 फरलांग दूर ही टैक्सी वाले को फारिग कर दिया। अगर कोई उसका ताक़ुब कर रहा था तो जरूर वो उसके पीछे पैदल आएगा और समंथा उसे देख लेगी। यही थी उसकी सोच और मंसूबाबंदी। अचानक बादल इतनी जोर से गरजा के समंथा गिरते गिरते बची। यहाँ आजकल मौसम के तेवर बड़ी तेजी से बदल रहे थे। अचानक ही बादल आते, बिजली कड़कती और छाजों में बरसने लगता। सर्द और गीली हवा का थपेड़ा उसके मुंह पर लगा तो उसे एहसास हुआ कि बारिश भी जोर पकड़ने वाली है। समंथा ने अपना छाता बांध लिया और फूंक फूंक कर कदम धरती अपने फ्लैट की तरफ चल दी। बिल्डिंग की सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले उसने 3-4 मरतबा रुककर अतराफ का मोहतात जायजा लिया था। शायद इस तरह उसे ताक़ुब करने वाला दिखाई दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। समंथा को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। जाने क्यों ये वहम उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। बिल्डिंग तक पहुंचते पहुंचते बारिश ने जोर पकड़ लिया। इसी रफ्तार से हवा भी चल रही थी और समंथा को शदीद सर्दी अपनी हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। उसने मामूल से कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ सीढ़ियां तय की। वो जल्द से जल्द अपने फ्लैट में पहुंचकर हीटर के सामने बैठना चाहती थी। उसे मामूल से कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती थी। समंथा ने अपने हाथ का दस्ताना उतारकर चाबियों के गुच्छे से एक चाबी मुंतखब करके अपने फ्लैट का दरवाजा खोला। राहदारी में हस्बे मामूल सन्नाटा तारी था। सिर्फ राहदारी के आखिरी कोने में एक जर्द बल्ब रोशन था। यहाँ सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त था ही नहीं। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई और अंदर की लाइट ऑन करने के बाद दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक करने के बाद अपने ड्राइंग रूम में पहुंची। लाइट उसने जैसे ही ऑन की उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सामने एक अजनबी गोद में पिस्तौल रखकर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। वेलकम मिस समंथा। समंथा को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी कुव्वते गोयाई खौफ ने सल्ब कर ली हो। वो बदिक्कत तमाम खुद को संभाल रही थी।
उसने सर्दी और खौफ से कपकपाते हुए बमुश्किल अल्फाज अदा किए। कौन हो तुम? अजनबी ने कहा, फिलवक्त तो तुम मुझे दोस्त समझ सकती हो, जल्द ही तुम्हें इस बात का इल्म भी हो जाएगा कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। समंथा अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी, बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती। अजनबी ने कहा, इसकी जरूरत भी नहीं। ओह, आई एम सॉरी कि मैं इस तरह तुम्हारे कमरे तक पहुंचा, लेकिन ये तुम्हारी हिफाजत के लिए जरूरी था। अगर मैं तुम्हारे ऑफिस में या मामूल के तरीके से यहाँ तुमसे मिलता तो तुम्हारे दोस्त फौरन तुम्हें मार डालते, और मेरा ख्याल है तुम्हें सर्दी लग रही है, हीटर चला लो। दरअसल मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर हीटर नहीं चला सकता था। मुझे तो इस तरह यहाँ आने पर भी अफसोस है, लेकिन मजबूरी है, समझो। अजनबी ने ये बातें इतने यकीनी अंदाज में कही थी कि समंथा खुद को नॉर्मल महसूस करने लगी। उसने हिम्मत करके हीटर का स्विच ऑन कर दिया। अजनबी ने एक कुर्सी हीटर के नजदीक रखकर उसे इशारा किया, इत्मीनान से बैठ जाओ। समंथा किसी सहरजदा मामूल की तरह वहां बैठ गई। अजनबी ने पिस्तौल अपनी जैकेट में रख लिया और उसके सामने खिड़की के नजदीक खड़ा होकर उससे बात कर रहा था। बोला, देखो समंथा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर तुम मेरे सवालात का जवाब दे दो तो मैं इसी तरह वापस लौट जाऊंगा, लेकिन दूसरी सूरत में मुझसे किसी अच्छे सलूक की तवक्को न करना। उसने समंथा को बड़े नर्म लहजे में बात की थी, लेकिन उसकी बात में छुपे खतरे को समंथा ने महसूस कर लिया था। समंथा ने कदरे नॉर्मल होने पर पूछा, कौन हो तुम? अजनबी ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ और अब मेरी दरख्वास्त है कि मुझसे कोई और सवाल न करना। सिर्फ मैं जो बात पूछूं कोशिश करके उसका सही जवाब देना। और हाँ, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे झूठ से शदीद नफरत है। समंथा, जो इस मुसीबत से जल्द से जल्द छुटकारा चाहती थी, बोली, पूछिए। अजनबी ने समंथा के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए कहा, तुमने पाकिस्तानी सिफारतकार नुमान की सीट हाईजैक होने वाली फ्लाइट में किसके कहने पर बुक करवाई थी? समंथा गड़बड़ा गई। पहला ही सवाल बड़ा खतरनाक था। बोली, किसी के कहने पर नहीं, उन्हें जल्दी जाना था और किसी फ्लाइट में जगह नहीं थी। समंथा ने उसे मुतमईन करना चाहा। अजनबी ने कहा, तुम शायद अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं समझती। उसने पिस्तौल निकालकर उसकी कनपटी से लगा दी। समंथा पर कभी तारी हो गई। उसने बमुश्किल थूक निकला, ये क्या कर रहे हैं? अजनबी ने सर्द और रीढ़ की हड्डी में उतर जाने वाले लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे झूठ से शदीद नफरत है। समंथा को सारा जिस्म शल होने का एहसास हुआ। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। मेरा मतलब। अजनबी ने पिस्तौल उसकी कनपटी से हटा लिया और अब उससे दोबारा नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था। बोला, हम लोग खवातीन का एहतराम करते हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम्हें गोली जरूर मार दूंगा अगर तुमने दोबारा गलत बयानी की। इस मर्तबा उसने न जाने किस अंदाज से बात की कि समंथा को हथियार डालने पड़े। कोई नादीदा कुव्वत उसे बार बार इस बात का एहसास दिला रही थी कि अगर उसने इस शख्स की बात न मानी तो वो वाकई समंथा को मार डालेगा। ये बात वो जान गई थी कि अजनबी उसकी अहमियत से आगाह है। समंथा ने इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना ज्यादा मुनासिब जाना और उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन रोते हुए खुद को बेगुनाह साबित करती रही। और ये थी भी हकीकत। वो रॉ के लिए काम जरूर करती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उस बेजरर सी इत्तलात के जरिए इतना बड़ा तूफान भी खड़ा हो सकता था। पाकिस्तानी एम्बेसी वाले उनसे बड़ा हुस्न सलूक करते थे। उसे बतौर खास सिफारत खाने की तकरीबात में बुलाया जाता और कभी किसी ने उससे कोई नाजायज हरकत या नाशाइस्ता बात नहीं की थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाकायदा रोने लगी। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास होने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अजनबी ने बड़े नासिहाना अंदाज में कहा, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है समंथा। समंथा ने माजरत की, आई एम सॉरी। वो वाकई शर्मिंदा थी। अजनबी बोला, तुम ये बात नहीं जानती कि उन्होंने जहाज को अपने लोगों से हाईजैक करवाया, बेगुनाह मुसाफिरों की जान ली और जिसके लिए ये सारा घड़ाक फैलाया था वो फिर उनके हाथों से निकल गया। समंथा ने अचानक ही खुशी का इजहार किया, मिस्टर नुमान बच गए? अजनबी बोला, हाँ, और यही बात तुम्हारे हक में खतरनाक है। देखो समंथा, हम किसी मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करते, किसी भी दोस्त मुल्क के लिए लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा नहीं करते, लेकिन ये तुम्हारे दोस्तों का मसला नहीं है। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि उन्होंने नेपाल जैसे पुरअमन और दोस्त मुल्क के लिए कितने खतरनाक मसाइल खड़े कर दिए। समंथा के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो एक ही फिक्रे की तकरार करती रही। आई एम सॉरी। अजनबी ने अचानक ही समंथा के नजदीक आकर एक बात कही और समंथा लरस कर रह गई। वो बोला, समंथा, अब वो तुम्हें मार डालेंगे।